गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। अच्छा, एक बात बताओ भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर है? मैं दिख रहा हूं तुम लोगों को? जल्दी से बताओ जरा। एम आई विजिबल टू एवरीवन? वॉइस थोड़ी कम है। अच्छा, अभी बताओ, अभी ठीक है? ओके ओके ओके। मैं दिख रहा हूं ना, सभी को दिख रहा हूं मैं? शिवजी, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है भाई। मैं नोट्स दे तो रहा हूं। कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, यही नोट्स हैं। चलो चलो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। शुरू करते हैं, फिर शुरू करते हैं। चलो बेटा, ध्यान से देखो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोगों ने देख लिया था टाउन प्लानिंग, यानी नगर नियोजन। उसके बाद हम लोगों ने देख लिया था अपना बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, यानी भवन निर्माण। और उसके बाद हमने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, राजनीतिक संरचना देख ली थी। ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, आपके पास क्वेश्चंस आ जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, डोंट वरी। बिल्कुल बिल्कुल। चलो ध्यान से देखो। आज के टाइम में, आज के लिए हमारे पास जो टॉपिक है बच्चों, वो है अर्थव्यवस्था, यानी इकोनॉमी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। भाई, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस तरह की आर्थिक गतिविधियों में लगे हुए थे। भाई, जैसे आज मेरी आर्थिक गतिविधि क्या है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उससे मेरा रोजगार चल रहा है, मेरा घर बार चल रहा है ना? कल को तुम जिस चीज के लिए पढ़ रहे हो, तुम्हारी नौकरी लगेगी, तुम्हारा परिवार चलेगा, तुम्हारी आर्थिक गतिविधि तय हो जाएगी। तो सभी लोग कुछ ना कुछ काम करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस तरह के कामों में लगे हुए थे, वो हमें देखना है। और यहां पर चार काम तुम्हें दिख रहे हैं, चार काम तुम्हें दिख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर नोट्स परफेक्ट है तो उन्हीं से पढ़ो, कोई जरूरत नहीं है नोट्स बनाने की, टाइम वेस्ट नहीं करना है ऐसे ही। चलो, अब ध्यान से देखो। यहां पर हमें पता चल रहा है कि यार, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बच्चों, ये चार एक्टिविटीज में लगे हुए थे, चार एक्टिविटीज में लगे हुए थे। सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बच्चों, एग्रीकल्चर, कृषि। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के ज्यादातर लोग खेती बाड़ी में लगे हुए थे। खेती बाड़ी के साथ साथ ये लोग पशुपालन भी कर रहे थे, एनिमल हस्बेंड्री। इसे कैटल रियरिंग भी बोल सकते हो आप इंग्लिश में ना। तो एग्रीकल्चर और पशुपालन, ये दो प्राइमरी एक्टिविटीज हैं इनकी, इनमें ज्यादातर लोग लगे हुए हैं। उसके बाद जो लोग रह गए, वो लगे हुए हैं बच्चों व्यापार में, ट्रेड में। ठीक है, व्यापारी लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। ध्यान से देखो। और जो कुछ और लोग थे, वो लगे हुए थे उद्योगों में, इंडस्ट्रीज में। अब देखो, ये विश्वास नहीं होता कि 4500 ईयर्स पहले, 4500-4600 साल पहले, उस जमाने में इंडस्ट्रीज भी थी, उद्योग भी थे। उद्योग का मतलब क्या है? आज के जैसे जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है ना, या फिर अपना सूती कपड़ा उद्योग, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, या आज पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, इस तरह की इंडस्ट्रीज नहीं थी बेटा। उस जमाने में इंडस्ट्रीज थोड़ी अलग थी। जो चीजें उस वक्त रिक्वायर्ड थी, वो चीजें बनाने की इंडस्ट्रीज थी। तो ये चार एक्टिविटीज में लगे हुए थे, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ट्रेड और इंडस्ट्रीज। इन चार चीजों में लगे हुए थे। अब सबसे पहले एक एक करके इनको एक्सप्लेन करते हैं। देखो, सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे एग्रीकल्चर को। अब मुझे एक बात बताओ, जब हम एग्रीकल्चर, कृषि के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में फसलें आती हैं, क्रॉप्स। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए भाई कि उस जमाने में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जमाने में, कौन कौन सी फसलें उगाई जाती थी। ठीक है बेटा, साउंड सभी को कम आ रहा है या किसी को कम आ रहा है? बस ये बताओ, आज तो साउंड क्लियर होना चाहिए यार, साउंड कैसे कम आ रहा है? साउंड तो हमेशा ही परफेक्ट होता है। बताओ जरा, साउंड ठीक है ना? चलो ठीक है ठीक है ठीक है। वो एक आधे के साथ हो जा रहा होगा, वो थोड़ा अपने लेवल पे देखो बे। ससुरा बीच बीच में तंग करते हो। देखो इधर पे, एग्रीकल्चर, कृषि की बात हो रही है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए फसलें।
क्रॉप्स। तो कौन कौन सी क्रॉप्स को ये लोग कल्टीवेट करते थे, उगाते थे, कौन कौन सी फसलें उगाते थे, ये ध्यान से देखो बेटा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता में 9 तरह की बेटा 9 टाइप्स की क्रॉप्स को कल्टीवेट किया जाता था, 9 तरह की फसलें उगाई जाती थी। अब वो 9 क्रॉप्स कौन सी हैं, ध्यान से देखो, क्योंकि सवाल ऐसा बन सकता है बच्चों कि निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं उगाई जाती थी। अब अगर 9 फसलें याद हैं तो जो भी ऑप्शन होगा तुम उसे एलिमिनेट कर दोगे, पर अगर वो 9 फसलें याद नहीं है तो फिर तो तुम गलत करके आ जाओगे। ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से देखो। क्रॉप्स यानी फसलें कौन कौन सी थी, देखो सबसे पहले बच्चों मेन क्रॉप है व्हीट, है ना, गेहूं, गेहूं। दूसरी फसल थी बच्चों राइस यानी चावल। और ये मैं इस बेसिस पे बोल रहा हूं क्योंकि सीड्स मिले हैं, बीज मिले हैं उन फसलों के उस जमाने के, ठीक है, खराब हुए बीज मिले हुए हैं। तो व्हीट, राइस, उसके अलावा यहां पर देखो ध्यान से, उसके अलावा बार्ले, बार्ले को हम लोग हिंदी में बोलते हैं जौ, जौ, ठीक है, व्हीट, राइस, बार्ले। और उसके बाद देखो बेटा ग्राम्स या ग्राम्स यानी चने, चने की खेती होती थी। उसके बाद देखो, उसके बाद है पी, पी का मतलब मटर, मटर की खेती होती थी। उसके बाद पी के अलावा है बेटा ब्लैक मस्टर्ड, ब्लैक मस्टर्ड, काली सरसों जिसे राई भी बोलते हैं, ठीक है, राई भी बोलते हैं। फिर ब्राउन मस्टर्ड जिसे एक्चुअल में सरसों बोलते हैं, है ना, भूरे कलर की जो सरसों होती है, जो एक्चुअल में सरसों होती है, तो सरसों, सरसों की खेती भी होती थी। फिर एक एक फसल होती है तिल, ठीक है, तिल, सिसेमी सीड्स, इंग्लिश में बोलते हैं सिसेमी सीड्स, सिसेमी सीड्स यानी तिल। और एक फसल है बच्चों, ध्यान से देखो, एक फसल है लास्ट फसल, कॉटन, कपास, कॉटन, कपास। ध्यान से देखो, ये 9 तरह की फसलें थी। अब इसके बाहर कोई भी फसल आ जाए उस ससुरी को एलिमिनेट कर देना है। तो ये 9 तरह की फसलें उगाई जाती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और एक चीज तुम्हें बताता हूं, इंडस वैली सिविलाइजेशन में पहली बार कॉटन को फसल की तौर पर कल्टीवेट किया गया था। यानी कपास जो है, कॉटन जो है, ये अस्तित्व में तो थी, ठीक है, पर पहली बार फसल के तौर पर बड़े स्केल पर, बड़े लेवल पर इसका उत्पादन किया इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने। यानी उस जमाने में इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के अलावा, मैं आपको बताता हूं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के अलावा उस जमाने में मेसोपोटामिया की सभ्यता भी थी, इराक और ईरान में, ठीक है, जैसे हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले, तो इराक और ईरान में मेसोपोटामिया, उनके भी उस तरफ मिस्र में, इजिप्ट में इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी, मिस्र सभ्यता थी। तो ये तीनों सभ्यताएं एक दूसरे के कंटेम्परेरी थी, एक दूसरे के समकालीन थी। तो ना तो मिस्र की सभ्यता में ना मेसोपोटामिया की सभ्यता में कहीं पर कॉटन को फसल के तौर पे नहीं उगाया जाता था। कॉटन अपने आप जो उग रही है, पर फसल के तौर पर पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही इसको उगाया। तो अगर तुमसे कभी पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित फसलों में से कौन सी एक फसल है जिसको पहली बार फसल के तौर पर उगाया ही आईवीसी के लोगों ने, तो बेटा वो है कॉटन, कपास। अब फसलें तो हो गई भाई, इन फसलों को उगाने के लिए पानी भी तो चाहिए, इरिगेशन, सिंचाई के साधन क्या थे। जब हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो सिंचाई के साधन की भी बात करनी चाहिए भाई। सिंचाई के साधन क्या थे, इरिगेशन की क्या फैसिलिटीज थी, है ना भाई, सिंचाई के कौन से साधन रहे हैं, सिंचाई के साधन। अब आज के टाइम में तो सिंचाई के साधन जो है तुम देखने को मिलते तुम्हें, जैसे नदियां हैं, नहरें हैं, ट्यूबवेल्स हैं, है ना, उसके बाद अपने कुएं हैं नॉर्मल, उसके बाद वो
स्प्रिंकलर्स हैं जो इस तरह से वो गोल गोल घूम के छिड़कते हैं पानी। तो आज के टाइम में तो काफी कुछ है। उस जमाने में क्या होता था, उस जमाने में क्या होता था, सिंचाई के साधनों में दो तीन चीजें थी। जैसे बेटा सबसे पहले देखो, सिंचाई के साधन में सबसे पहले थी नदियां। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता जो है नदियों के किनारे बसी हुई थी। जैसे इंडस के किनारे मोहनजोदारो, चानूदारो, कोटदीजी, रावी के किनारे हड़प्पा, इस तरह से कई सारी साइट्स थी, कई सारी नदियां थी। तो एक तो नदियों से पानी मिल जाता था, नदियों के किनारे अगर खेत हैं तो पानी वहां मिल जाता था। दूसरा, नहर। नहर का जो एविडेंस है, नहर का जो हमें साक्ष्य मिला है, जो सबूत मिला है बच्चों, वो मिला है चोरतुगई से। चोरतुगई, अगर तुम्हें याद है तो मुझे एक बार बताओ, चोरतुगई जो साइट है वो कहां पर है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। जल्दी बताओ। अफगानिस्तान, लोकनाथ ने बोला अफगानिस्तान। बाकी लोगों का क्या हाल है भाई, बताओ जल्दी बताओ बच्चों। अफगानिस्तान, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अफगानिस्तान में शोरतुगई थी। उस शोरतुगई से नहर का सबूत मिला, वहां पे नहर के रिमेन्स, नहर के जो जैसे बोलते हैं ना निक्षेप पाए गए हैं, नहर का टूटा हुआ हिस्सा पाया गया है। तो नदियां थी, नहरें थी, उसके अलावा बेटा कुएं थे। मैंने तुम्हें बताया था कि मोहनजोदारो में तो हर एक घर में कुआं था, डोमेस्टिक पर्पस के लिए, अपने घरेलू उपयोग के लिए, है ना, घरेलू उपयोग के लिए हर घर में कुआं है। तो ससुरा खेती बाड़ी के लिए उपयोग में नहीं होगा, बताओ भाई। मोहनजोदारो में हर घर में कुआं था, 700 कुएं थे, 700 वेल्स थे मोहनजोदारो में। तो खेती बाड़ी के लिए भी होंगे, तो कुएं थे। उसके अलावा बच्चों, धोलावीरा सबको याद है, धोलावीरा कहां पर, एक बार लिख के बताओ जल्दी से। धोलावीरा में तो भैया बांध मिला है, डैम, डैम मिला है, बांध मिला है धोलावीरा में। बताओ भाई, धोलावीरा कहां पर, इंडिया में था, कौन से स्टेट में, गुजरात, बहुत बढ़िया। अच्छा, लोकनाथ, नहर को बोलते हैं बच्चे कैनाल, कैनाल। तो रिवर्स, कैनाल्स, वेल्स, डैम्स, ठीक है। तो रिवर्स, कैनाल्स, वेल्स, डैम्स। तो डैम का एविडेंस कहां से मिला, धोलावीरा, गुजरात, ठीक है। और बेटा उस जमाने में कुछ गड्ढे बनाए जाते थे, गड्ढे खोदे जाते थे और बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता था। रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती थी, बारिश के पानी को इकट्ठे करने का काम होता था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती थी। उसके लिए गड्ढे बनाए जाते थे, ठीक है। जलाशय बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं रिजर्वॉयर्स। जलाशय यानी रिजर्वॉयर्स। तो ये बांध और रिजर्वॉयर्स दोनों मिले हैं धोलावीरा से। कुएं तो हर जगह थे, नहर का एविडेंस शोरतुगई से, नदियां लगभग हर जगह हैं। तो ये इरिगेशन के साधन थे, ये सिंचाई के साधन थे। सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो भाई, सभी लोग। बेटा कॉटन, कपास, रुई जिसे बोलते हैं, रुई, रुई, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, सभी को क्लियर है ना इतना। अब आगे बढ़ते हैं। क्रॉप्स हो गई, इरिगेशन की फैसिलिटीज हो गई। अब बात यह है कि भाई फसल उगा दी, पानी भी दे दिया, अब फसल को काटने के उपकरण क्या है, टूल्स क्या है ना भाई। व्हाट आर दी टूल्स टू हार्वेस्ट दी क्रॉप। भाई क्रॉप को काटे कैसे, आज के टाइम में तो तुम देखते हो, आज के टाइम में तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है यार। ट्रैक्टर के साथ कोई एक मशीन आती है, उसको लगा दो, वो अपने आप काटते हुए जाती है, और वो जो ग्रुप होता है ना फसल का, उसको बनाते हुए जाती है। मैनुअली करोगे, हाथों से करोगे खुद से, तो बहुत मेहनत लगती है। गांव में तुम देखो, हम लोग जैसे गांव को बिलोंग करते हैं, तो गांव में कितनी मेहनत से जो महिलाएं हैं वो काम कर रही होती हैं, मजदूर जो हैं काम कर रहे होते हैं, पूरा दिन दिन भर काम कर रहे होते हैं। आज के टाइम में हालांकि जो टेक्नोलॉजी अफोर्ड कर सकता है, बड़ी बड़ी मशीन्स अफोर्ड कर सकता है, वो करता है। पर आज भी हिंदुस्तान में ज्यादातर जो किसान हैं वो गरीब हैं, और वो जो हैं ट्रेडिशनल तरीके से, जो परंपरागत जो तरीके हैं, उन्हीं से काम कर रहे हैं। तो कैसे काम कर रहे हैं, जैसे आज भी तुम देखो को फसल को काटने के लिए दराती का इस्तेमाल होता है। बिल्कुल 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 दीपांशु, बहुत बढ़िया, देखो ध्यान से। हाँ बिल्कुल मुकेश, हसुआ बोलते हैं तुम्हारे उधर, हमारे राजस्थान में उसे बोलते हैं दातड़ी, या जैसे दराती बोलते हैं हिंदी में। देखो ध्यान से,
वॉइस यार आज कम कैसे लग रही है तुम लोगों को? वॉइस तो कम होनी नहीं चाहिए। अभी ठीक है ना? कुछ कुछ लोगों के साथ दिक्कत आ रही है वॉइस की। देखो, दराती बोलते हैं, हिंदी में तो दराती बोलते हैं, पर यहां पर इसको बोलेंगे स्टोन ब्लेड्स। स्टोन ब्लेड्स विद वुडन हैंडल्स। लकड़ी के हत्थों के साथ, लकड़ी के हत्थों के साथ पत्थर की ब्लेड। देखो, आज के टाइम में जो हमारे गांव वगैरह में तुम देखते हो दराती जो इस्तेमाल करते हो वो इस तरह की होती है। लकड़ी का ये हैंडल होता है, वुड का हैंडल होता है, वुडन हैंडल। और ये जो ब्लेड होती है बच्चों, ये होती है आयरन की, इस तरह की। इसे दराती बोलते हैं, हार्वेस्ट करने के काम आती है। बिल्कुल। ओके ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो, तो दराती यानी अच्छा, उस जमाने में इंडस वैली सिविलाइजेशन में आयरन तो था नहीं, ये तो आज आयरन है, तो आयरन ब्लेड है वुडन हैंडल के साथ। इंडस वैली सिविलाइजेशन में, सिंधु घाटी सभ्यता में आयरन तो था ही नहीं, लोहा था ही नहीं। और ब्रॉन्ज इतना तगड़ा नहीं होता, इतना हार्ड नहीं होता कि तुम साला उससे फसल काट दो। उससे फसल नहीं काट सकते। ठीक है, फसल काफी हार्ड होती है, क्रॉप काफी हार्ड होती है, प्लांट काफी हार्ड होता है। ठीक है, तो ब्रॉन्ज की बड़ी बनी हुई ब्लेड से नहीं काट सकते, तो स्टोन ब्लेड्स बनाई जाती थी। पत्थर को घिस घिस के इतना शार्प कर दिया जाता था, इतना शार्प कर दिया जाता था, तो ब्लेड में कन्वर्ट हो जाता, और फिर इस तरह की दराती बनती थी। देखो, इतना ज्यादा तो नहीं मोड़ सकते पत्थर को, क्योंकि पत्थर टूट जाएगा, तो ऐसे करते थे। ये वुडन हैंडल होता था, और स्टोन ब्लेड ऐसी होती थी, इस तरह की। इस तरह का होता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो फसल को, क्रॉप को हार्वेस्ट करने के लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के पास इस टाइप की स्टोन ब्लेड्स विद वुडन हैंडल्स होता। ठीक है, और एक और टूल बताता हूं। जैसे खेती बाड़ी के लिए टूल में, एक तो टूल हो गया ये, टूल्स में फर्स्ट टूल हो गया ये। अच्छा, फील्ड को प्लो करने के लिए, खेत को जोतने के लिए, है ना, खेत को जोता जाता है, जब उसमें सीडिंग की जाती है, उसमें बीज डाला जाता है, तो उससे पहले क्या किया जाता है, उसको खेत को जोता जाता है ना, उसको प्लो किया जाता है। तो प्लो करने के लिए आज तो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के साथ वो आयरन प्लो को कनेक्ट कर देते हैं हम लोग। उस जमाने में वो लकड़ी का प्लो यूज होता था, आज भी होता है। रूरल इंडिया में जो लोग गरीब हैं, जो ट्रैक्टर वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, वो वुडन प्लो से ही काम चला रहे हैं। कैसे, देखो ऐसे बना रहता है वो। तो एक तो टूल ये हो गया। दूसरा टूल वुडन प्लो, उस जमाने में वुडन प्लो। लकड़ी का हल, लकड़ी का हल। अब कैसा होता है तुम सब जानते हो, मैं बस एक बार उसको बना के दिखाता हूं। देखो, वो इस तरह से होता है, ये देखो। ये बैल के साथ, ऑक्स के साथ कनेक्ट होता है, और ये डिगिंग करता है, प्लो करता है फील्ड को। बिल्कुल बिल्कुल, आज भी पाए जाते हैं, आज भी पाए जाते हैं। अच्छा देखो, तुमने आज, अगर आज तुमने ये वुडन प्लो को देखा है, तो यहां नीचे ना आयरन ब्लेड होती है। आज के टाइम में यहां आयरन की ब्लेड होती है, उस टाइम पे तो आयरन था ही नहीं। तो यहां पर जो ब्लेड लगती थी वो स्टोन ब्लेड लगती थी। तो वुडन प्लो विद स्टोन ब्लेड। ब्लेड उस टाइम पे पत्थर की बनती थी, उसको घिस घिस कर शार्प कर देते थे, स्टोन ब्लेड। तो वुडन प्लो विद स्टोन ब्लेड। ठीक है, समझ में आया सबको? चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बिल्कुल, आज भी यूज हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समझ गया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और तीसरा टूल क्या है यार? एक टूल तो हो गया, चलो ये स्टोन ब्लेड्स विद वुडन हैंडल्स, फिर अपना ये वुडन प्लो, लकड़ी का हल हो गया। तीसरा टूल क्या है? मुझे एक बात बताओ भाई, बैल, जिसके साथ ये प्लो को कनेक्ट किया जाता है, वो भी तो टूल है ना एग्रीकल्चर के लिए। भाई खेती बाड़ी में बैल का इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यूज हो रहा है उसका, तो वो भी टूल है। तो बैल या फिर ऑक्स। अब देखो, ये जो वुडन प्लो है ना, इसका एविडेंस कहां से मिला, मैं बताता हूं। इसका एविडेंस मिला है बनावली से। मुझे बताओ बनावली कहां पर है, जल्दी बताओ। बनावली कहां पर है, जल्दी बताओ बेटा।
बिल्कुल बिल्कुल नवनीत, क्योंकि बैल का इस्तेमाल खेती बाड़ी में हो रहा है, खाना मिल रहा है जमीन से बैल की वजह से, तो वर्शिप तो करते थे, पूछते थे। बिल्कुल। बनावली हरियाणा में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो बनावली से इस लकड़ी के हल का एविडेंस मिला है, कैसे मैं बताता हूं। बनावली से हमें मिला है क्ले का बना हुआ मॉडल। ये जो प्लो है ना, इसका क्लेई मॉडल मिला है, चिकनी मिट्टी का एक मॉडल मिला। जैसे बचपन में हम लोग क्ले से नहीं बनाते थे, चीजें बनाते थे, वो खिलौने बनाते थे, उसी तरह से एक खिलौना मिला है, एक टॉय मिला है क्ले से बना हुआ, तो क्लेई मॉडल ऑफ प्लो। ठीक है, बनावली से क्या मिला हम लोगों को, क्लेई मॉडल ऑफ प्लो। ठीक है बच्चों, तो देखो ध्यान से, चिकनी मिट्टी से बना हुआ, चिकनी मिट्टी से बना हल बनावली से मिला है हम लोगों को। और बैल का जो एविडेंस मिला है वो मैं आपको बताता हूं। बैल का एविडेंस क्या मिला है, बैल का एविडेंस मिला है, एक क्ले मॉडल मिला है ऑक्स कार्ट का, बुलक कार्ट का, बैलगाड़ी का एक क्ले मॉडल मिला है। जैसे बचपन में हम लोग कार्ट्स वगैरह बनाते थे ना, गाड़ियां वगैरह बनाते थे क्ले से, तो क्ले क्ले से बना हुआ मॉडल मिला है बैलगाड़ी का, ऑक्स कार्ट का। अब बैलगाड़ी मतलब, इसका मतलब ये तो पता चल गया कि बैल थे, और बैल में क्या होता है, जो ऑक्स है उसमें थोड़ी ताकत ज्यादा होती है, तो खेती बाड़ी में उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑक्स को इसके साथ कनेक्ट करते होंगे। ये भी था, हमें एविडेंस से पता चल गया ये भी था, तो दोनों को आपस में कनेक्ट करके यूज करते होंगे खेती बाड़ी में। और बैलगाड़ी भी थी, यानी बैल को कार्ट के साथ भी कनेक्ट किया जाता था फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी भाई आने जाने के लिए बैलगाड़ी भी थी। ठीक है, ओके ओके, मैं थोड़ा और अच्छे से लिखूंगा और साफ तरीके से लिखूंगा ताकि सबको समझ में आए, डोंट वरी। तो बेटा ये टूल्स हैं, स्टोन ब्लेड्स विद वुडन हैंडल्स, लकड़ी का हल यानी वुडन प्लो, तीसरा बैल। वुडन प्लो का एविडेंस बनावली से मिला, चिकनी मिट्टी से बना हल यानी क्लेई मॉडल ऑफ प्लो, और ऑक्स का मिला क्लेई मॉडल ऑफ ऑक्स कार्ट। कहां से, इसका मॉडल मिला है चानूदारो। चानूदारो कहां पर है बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ, चानूदारो कहां पर है। चानूदारो से मिला है बैलगाड़ी, चान्हूदारो। चानूदारो कहां पर है बताओ बेटा, इंडिया या पाकिस्तान। पाकिस्तान में, सिंध में, बिल्कुल। तो फसलें हो गई, इरिगेशन हो गया, टूल्स हो गए, तो ये खेती बाड़ी खत्म। सबको समझ में आया, रिस्पॉन्ड करो बेटा, सभी लोग, सभी लोग रिस्पॉन्ड करो। डन, समझ में आया, क्लियर है ना। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, चलो। अब हमारे पास है एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। यार देखो, आज भी हम लोग एनिमल्स को पालते हैं चार पर्पस से, ध्यान से सुनो। हम लोग एनिमल्स को क्यों पालते हैं, चार पर्पस, चार ऑब्जेक्टिव्स हैं, और सेम ऑब्जेक्टिव्स इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर थे, सेम पर्पस। ध्यान से देखो, बिल्कुल 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 बेटा, कोई भी फैक्ट देखो, बात क्या होता है ना, जीके में क्या होता है कि कोई भी फैक्ट उठा के पूछ लेंगे वो। अब तुम्हें लगेगा सर ये तो वन लाइनर के तौर पे आया है, पर वो कितना डीप जाके पूछ रहे हैं कुछ नहीं मालूम भाई, कुछ नहीं मालूम। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा डीप नहीं है, ये तो तब भी थोड़ा ऊपर से है, बहुत ज्यादा डीप तो पता नहीं कितना होता है तुम झेल नहीं पाओगे भाई, तो इसीलिए इतना काफी है, ठीक है, पर इतना पढ़ना पड़ेगा। अब देखो, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन होता है, तो पशुपालन हो रहा है तो चार पर्पस से पशुपालन हो रहा है। पहला पर्पस कृषि, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर में कैसे पशुपालन का क्या रोल है भाई, बैल को हम लोग पाल रहे हैं ताकि उससे प्लो करवा सके, है ना, वुडन प्लो को, लकड़ी के हल को इसके साथ कनेक्ट करके खेत को जोत सकें। तो जानवरों को क्यों पाल रहे हैं, कृषि की वजह से, एग्रीकल्चर की वजह से।
दूसरा, सेकंड देखो बेटा ध्यान से, सेकंड देखो, सेकंड है, सेकंड पॉइंट ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि यातायात, यातायात के पर्पज से। बैलगाड़ी है यार, आना जाना कर सकते हो इधर से उधर। उस जमाने में कौन सा तुम्हारे पास मोटर गाड़ी होती थी? ये बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, भैंसा गाड़ी, इसी तरह की गाड़ी होती थी उस जमाने में। तो यातायात के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज होते हैं जानवर। तो एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन क्यों कर रहे हैं? कृषि के लिए, ताकि बैल के थ्रू खेत को जोत सकें। यातायात यानी ट्रांसपोर्टेशन, आने जाने के लिए। तीसरा पर्पज है, तीसरा ऑब्जेक्टिव है बच्चों, फूड, है ना, भोजन के लिए, फूड के लिए। मिल्क प्रोडक्ट्स मिलते हैं हम लोगों को, डेयरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं जानवरों से, तो फूड के लिए। और फोर्थ, फोर्थ ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए, व्यापार के लिए, ट्रेड के लिए। देखो तुम लोगों ने देखा होगा गांव वगैरह में हम लोग जानवरों को बेचते हैं, बकरियों को बेच देते हैं तो पैसा आ जाता है। भैंस को बेच दिया, एक भैंस 2 लाख रुपए की बिक रही है, 1.5 लाख रुपए की बिक रही है। गाय को बेच दिया, ठीक है, या फिर ऊंट को बेच दिया, घोड़े को बेच दिया, समझ रहे हो भाई? व्यापार के लिए भी यूज होता है, ट्रेड के लिए भी यूज होता है। तो इन 4 ऑब्जेक्टिव्स की वजह से जानवरों को उस टाइम पे पाला जाता था। अब तुम बोलोगे सर कौन कौन से जानवर पाले जाते थे? तो हमें कुछ एविडेंसेस मिले, कुछ जानवरों की तो हड्डियां मिली हैं, बोन्स मिली हैं, और कुछ जो उस टाइम पे स्टैंप्स थे ना, सील्स थी, मुहर थी, स्टैंप्स, उन स्टैंप्स पर कुछ एनिमल्स के पिक्टोग्राफ्स हैं, कुछ चित्र बने हुए हैं। तो उनसे भी पता चला है कि कौन कौन से एनिमल्स थे। तो एनिमल्स के अगर नाम लिखें, कौन कौन से एनिमल्स को पालते थे ये लोग, तो सबसे पहले ऑक्स। अब ऑक्स है तो ऑब्वियस सी बात है काऊ होगी, काऊ। फिर मेल बफेलो, मेल बफेलो। उसके बाद ऑब्वियस सी बात है फीमेल बफेलो। उसके बाद गोट, शीप, देन हॉर्स, राजस्थान में कैमल एंड एटसेट्रा। ये प्रोमिनेंट एनिमल्स हैं जिनको पाला जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। अबे मुकेश कुत्ता, भाई कुत्ते से क्या मिलेगा तेरे को इधर पे? कुत्ते से सिक्योरिटी, कुत्ता पालते थे, पर हम बात कर रहे हैं पशुपालन में, एनिमल हस्बेंड्री, जो कैटल्स हैं वो, ठीक है ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। कुत्ते को पाला जाता था पर वो कैटल्स में काउंट नहीं होगा, ठीक है। कुत्ता गाड़ी बना के थोड़ी घूमोगे यार, ठीक है, वो कैटल्स में नहीं है, वो अलग अलग लिस्ट में है वो, ठीक है। उसको आगे देखेंगे, एक एविडेंस मिलेगा हमें रोपड़ से। चलो, तो यहां पर एनिमल हस्बेंड्री में ये सारी चीजें तो हमें समझ में आ गया। एनिमल हस्बेंड्री भी खत्म हो गया। क्यों एनिमल हस्बेंड्री होती थी, पशुपालन क्यों होता था, कौन कौन से जानवर पाले जाते थे। चलो देखो ध्यान से, ट्रेड, ट्रेड की बात करते हैं। तो ध्यान से देखो बच्चों, व्यापार तो था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, व्यापार तो था। 2 तरह का व्यापार था, 2 तरह का ट्रेड था। ध्यान से देखो, एक तो था इंटरनल ट्रेड बच्चों, इंटरनल ट्रेड यानी आंतरिक व्यापार, आंतरिक व्यापार। आंतरिक व्यापार का मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जितनी भी साइट्स थी उनके बीच में आपस में व्यापार होता था। लोथल और बनावली के बीच में, कालीबंगा और हड़प्पा के बीच में, मोहनजोदारो और मांडा के बीच में। तो इंटरनल ट्रेड तो था सभी के बीच में। एक था एक्सटर्नल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड मतलब बाहरी व्यापार, मतलब दूसरी सिविलाइजेशन, दूसरी सभ्यताओं के साथ भी व्यापार था। बाहरी व्यापार, दूसरी सभ्यताओं के साथ भी व्यापार था। अब कैसे, देखो मैं बताता हूं। इंटरनल ट्रेड के बारे में कैसे पता चला, तुम सबको हम लोगों ने कल बताया था कि सारी चीजें सब जगह मिल रही थी, है ना भाई, सारी चीजें सब जगह मिल रही थी। कैसे पॉसिबल है? व्यापार हो रहा होगा। लोथल में जो चीज फेमस है वो कालीबंगा में भी मिल रही है। क्यों? क्योंकि लोथल से उसका व्यापार हुआ है कालीबंगा के लिए। कालीबंगा वॉज फेमस फॉर बैंगल्स, चूड़ियों के लिए फेमस था। वही चूड़ी
आलमगीरपुर में, मेरठ में भी मिल रही है। क्यों? क्योंकि व्यापार हुआ है। तो हर जगह पर हर चीज थी, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि आंतरिक व्यापार था, जबरदस्त था। ठीक है, जबरदस्त व्यापार था। पर एक्सटर्नल ट्रेड किसके साथ था भाई? उस टाइम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के पैरेलल, सिंधु घाटी सभ्यता के पैरेलल दो सिविलाइजेशंस और थी, दो सभ्यता और थी। एक तो थी मेसोपोटामिया, इराक और ईरान में, और एक थी मिस्र, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, इजिप्ट में। तो उनके साथ भी ट्रेड था। तुम बोलोगे सर कैसे पता चला, क्या एविडेंस है कि उनके साथ भी ट्रेड था? मैं आपको बताता हूं। उनके साथ ट्रेड इसलिए था क्योंकि हमारे यहाँ के जो सील्स हैं, हमारे यहाँ के जो सील्स हैं, स्टैंप्स हैं, मुहर हैं, मैंने तुम्हें बताया था हर साइट का एक आइडेंटिटी मार्क होता था, एक स्टैंप होता था, एक सील होती थी, मुहर होती थी। ठीक है, तो हमारे यहां की जो मुहरें हैं वो मेसोपोटामिया में मिली है भाई। मेसोपोटामिया में हमारे यहां की मुहरों का क्या काम है ना भाई? बिल्कुल बिल्कुल, वो मोहनजोदारो जो मूवी आई थी ना ऋतिक रोशन की, उसमें काफी सारी चीजें ठीक थी। देखो ध्यान से, तो हमारे यहां की मोहरें मिल रही हैं यार वो मेसोपोटामिया में। वो मोहरें कर क्या रही हैं? मैंने तुम्हें बताया था मोहरों का काम यह था कि जब भी कोई सामान हम कहीं भेजते हैं तो वो मोहर का स्टैंप लगाते हैं, स्टैंप यूज करते हैं और मोहर को उसमें डाल देते हैं सामान के साथ, ताकि जो भी सामान को रिसीव करेगा उसको पता चल जाएगा सामान कहां से आया। तो मेसोपोटामिया में हमारी मोहर कैसे पहुंची होगी? व्यापार के थ्रू हमने भेजी होगी सामान के साथ। और मेसोपोटामिया के कुछ खास तरह के बर्तन हमारे यहां मिले हैं। वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बर्तन है ही नहीं, अलग तरह के बर्तन है। जैसे इस तरह का बर्तन है, देखो, एक इस तरह का बर्तन है। अब ये मुझे एक बात बताओ, ये एक यूटेंसिल है, क्या तुम इसको सॉलिड चीज के लिए यूज कर सकते हो? उसमें कोई सॉलिड चीज डाली जाएगी क्या, या लिक्विड चीज डाली जाएगी? बताओ। साउंड बहुत कम है, एक सेकेंड। अभी बताओ भाई, अभी वॉइस क्लियर है? अभी वॉइस क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल, लिक्विड के लिए बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, पहले से ही क्लियर है? वो किसी किसी को दिक्कत आ रही है, फिर अपने लेवल पे चेक करो बेटा, ऑनलाइन हो छद जाओगे। क्लियर है पर कम है, मैं थोड़ा जोर से बोलूंगा, टेंशन ना लो। चलो देखो, ये जो बर्तन है ये मेसोपोटामिया से हमारे यहां पर मिला है। अब हमारे यहां पर मिला है तो ऑब्वियस सी बात है उन्होंने भेजा है, उन्होंने भेजा है तो कुछ ना कुछ लिक्विड भर के भेजा होगा इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो ध्यान से देखो, कुछ लिक्विड भेजा होगा, या तो कोई स्पेशल ड्रिंक होगी, मेसोपोटामिया से कोई स्पेशल ड्रिंक आ रही होगी यहां पर। ठीक है, कोई स्पेशल ड्रिंक, या फिर ध्यान से देखो, इसमें या तो आता होगा हनी, शहद। अब हमारे इतिहासकारों ने बोला है, ये हमारे हिस्टोरियंस ने बोला है कि या तो कोई स्पेशल ड्रिंक आती थी वहां से, या फिर शहद आता था। ठीक है भाई, ध्यान से देखो, या फिर वहां से कोई आती थी ऑयल, तेल आता था कोई, क्योंकि वैसे भी मेसोपोटामिया वगैरह का जो एरिया है वो तेल के लिए आज भी फेमस है। इराक ईरान जो है ऑयल के लिए फेमस है। तो या तो शहद या तेल यानी ऑयल, या फिर स्पेशल ड्रिंक। ठीक है, तो एक्सटर्नल ट्रेड तो था भाई, बाहरी व्यापार तो था। हमारी सील्स वहां मिल रही हैं, उनका बर्तन हमारे यहां मिल रहा है, तो एक्सटर्नल ट्रेड का एविडेंस तो मिल गया। एक और एविडेंस बताता हूं, देखो, ये अपना गुजरात, इधर देखो, ये अपना गुजरात है। गुजरात में ये कौन सी साइट है जरा बताओ तो? यहां पे हमने कौन सी साइट पढ़ी थी, जल्दी से बताओ, कौन सी साइट पढ़ी हम लोगों ने इधर पे? नाम बताओ इसका। इसका नाम बताओ भाई, जल्दी से। लोथल, लोथल, बिल्कुल।
नवनीत धोलावीरा नहीं बेटा, पिंकू धोलावीरा नहीं, धोलावीरा यहां पर है, ये धोलावीरा है, ये लोथल है और कोस्टल साइट है, बिल्कुल तट पर है ना, लोथल। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, लोथल में हम लोगों को बंदरगाह मिला है, पोर्ट मिला है भाई, पोर्ट का एविडेंस मिला है, पोर्ट, बंदरगाह। तुम मुझे एक बात बताओ, अगर बाहरी व्यापार नहीं था, बाहरी व्यापार नहीं था तो बंदरगाह क्या कर रहा है भाई? पोर्ट की जरूरत तो तभी पड़ती है जब हम कहीं बाहर दूर व्यापार करें। और एक और चीज बताता हूं, चलो पोर्ट तो मिला है, बंदरगाह मिला है, यानी बाहरी व्यापार तो होता था। ध्यान से देखो, ये जो बाहरी व्यापार है ये दो रास्तों से होता था। अब पोर्ट मिला है, पोर्ट का मतलब पानी के रास्ते होता था। एक्सटर्नल ट्रेड जो है, बाहरी व्यापार पानी के रास्ते, पानी के रास्ते होता था पर काफी कम होता था, पानी के रास्ते होता था पर कम होता था। जमीन के रास्ते, जमीन के रास्ते ज्यादा व्यापार होता था, जमीन के रास्ते ज्यादा व्यापार होता था क्योंकि जमीन के थ्रू हम लोग कनेक्टेड थे मेसोपोटामिया से भी और इजिप्ट से भी। पर अगर कोई ऐसा सामान है जिसको पानी के रास्ते पहुंचाया जा सकता है तो लोथल हमने पोर्ट बनाया हुआ था, लोथल हमारे लिए पोर्ट था। तो बेटा समझ में आ गया सबको कि आंतरिक व्यापार तो जबरदस्त था अपने पास, सारी की सारी साइट्स बढ़िया डेवलप हो रखी थी व्यापारिक मामले में। एक्सटर्नल ट्रेड भी था क्योंकि हमें पता चल गया उनका सामान इधर मिल रहा है, हमारी मोहरें उधर मिल रही हैं, फिर हमने पोर्ट भी बनाया हुआ है। अब तुम बोलोगे सर हम लोग व्यापार किस चीज का करते थे, मतलब हम लोग यहां से क्या भेजते थे? देखो, वहां से हम लोग शहद मंगवा रहे हैं, तेल मंगवा रहे हैं, या स्पेशल ड्रिंक मंगवा रहे हैं, पर हम यहां से काफी कुछ भेजते थे, हमारे पास काफी कुछ था। ध्यान से देखो बेटा, टूरिज्म के तो कोई एविडेंस मिले नहीं बच्चे, अयान टूरिज्म का कोई एविडेंस नहीं मिला, पर आना जाना लगा रहता होगा, है ना। देखो, व्यापार के चक्कर में आना जाना लगा रहता होगा। हम लोग सामान भेजते थे मेसोपोटामिया वगैरह को, एक तो कॉटन एंड कॉटन प्रोडक्ट्स, कॉटन एंड कॉटन प्रोडक्ट्स, यानी कपास यानी रुई एवं कपास से बने उत्पाद, यानी कपास से बना सामान, ठीक है। फिर दूसरा हम लोग सीरियल्स, अनाज भेजते थे। हमारे यहां खेती बाड़ी बहुत जबरदस्त थी, उनके वहां तो पानी ढंग से नहीं था, 2-3 नदियां थी गिनती की, तो हम यहां से अनाज भी भेजते थे, सीरियल्स भी भेजते थे, ठीक है। उसके बाद हमारे यहां जंगल थे, हमारे यहां नदियां थी, पानी था, तो हमारे यहां जंगल भी थे, तो जंगलों में हाथी बहुत मिलते थे, एलिफेंट्स बहुत मिलते थे। तो हाथी जब मर जाता है तो उसके जो दांत हैं उनका इस्तेमाल होता है हैंडीक्राफ्ट्स में, है ना, हस्तशिल्प बोलते हैं हिंदी में। तो हाथी दांत से बनी हुई चीजों को भेजते थे हम लोग, व्यापार करते थे उसका, यानी आइवरी प्रोडक्ट्स, आइवरी प्रोडक्ट्स, हाथी दांत से बनी हुई चीजें, हाथी दांत से बनी चीजें। और हम लोग भेजते थे, ध्यान से देखो, सीपिया मालूम है ना वो, क्योंकि हमारे यहाँ कोस्टल साइट्स भी हैं, जैसे अपना लोथल हो गया, नागेश्वर, है ना, लोथल, नागेश्वर, बालाकोट, सुतकगंडोर, ये हमारी वो थी कोस्टल साइट्स। तो कोस्टल साइट्स में क्या था, शेल्स होती थी, जैसे वो शंख वगैरह देखा होगा तुम लोगों ने, शंख सीपियां वगैरह होती ना व्हाइट कलर की, तो सीपियां भी भेजते थे हम। सीपियों का क्या काम होता था, सीपियां इसलिए भेजते थे ताकि वो डेकोर करने के काम आती थी, माला वगैरह बनाने में काम आती थी, ठीक है बच्चों। चलो बहुत बढ़िया। तो इन सारी चीजों को हम एक्सपोर्ट करते थे, बेचते थे, मेसोपोटामिया में एक्सपोर्ट करते थे इनको। और इंपोर्ट क्या कर रहे थे हम लोग, मंगवा क्या रहे थे, स्पेशल ड्रिंक, हनी या फिर तेल। तो मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं, व्यापार क्लियर है सभी को? जल्दी से रिस्पॉन्ड करो सभी लोग, क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल मुकेश मूंगा, बिल्कुल
जल्दी से रिस्पॉन्ड करो बेटा सभी लोग, समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया। अब हमारे पास इकोनॉमी का एक लास्ट पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, उद्योग, इंडस्ट्रीज। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो ध्यान से, ये वाला एरिया देखो तुम, गुजरात वाला एरिया है ना, गुजरात वाला भी नहीं, तुम इधर देखो, इसमें देखो, यहां पर जैसे ये तो लोथल है, यहां पर पोर्ट यानी बंदरगाह था। अब ध्यान से देखो बेटा, ये कौन सी साइट है, ध्यान से देखो, इधर तो मोहनजोदारो है, इधर तो मोहनजोदारो, मैं एमजेडी लिख देता हूं। इधर कौन सी साइट है जल्दी से बताओ, मोहनजोदारो के नीचे कौन सी साइट है, जल्दी बताओ, मोहनजोदारो के नीचे कौन सी साइट है? बताओ बेटा, पढ़ा था हम लोगों ने, बिल्कुल लोकनाथ, बहुत बढ़िया, चानूदारो, चान्हूदारो। ध्यान से देखो, तो यहां सीएनडी लिख देते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, चान्हूदारो एक इंडस्ट्रियल साइट थी, मैंने पहले भी बताया था तुम लोगों को, ये एक औद्योगिक शहर था, और इसी वजह से यहां पर मैंने तुम्हें बताया था औद्योगिक शहर था, इसी वजह से यहां पर सिटाडल नहीं था, गढ़ नहीं था, औद्योगिक शहर। और दो चीजें यहां पर बनती थी, पहली चीज यहां पर क्या बनती थी, ध्यान से देखो, यहां पर क्या बनती थी औद्योगिक शहर में, एक तो मनके, जो वो माला वगैरह पहनते हैं तो उसमें वो छोटे छोटे गोल गोल मोती वगैरह होते हैं ना, बिल्कुल लोअर टाउन था यहां पे, बिल्कुल बीच में कोट दीजिए, तो ये मनके। और दूसरा यहां पर बनते थे मनके के अलावा सील्स, यानी स्टैंप्स, मुहर, कुछ भी कह लो। तो इंडस्ट्रीज के मामले में देखो ध्यान से, इंडस्ट्रीज के मामले में जो सबसे फेमस शहर था वो था चान्हूदारो। ठीक है बेटा, चान्हूदारो। और यहां पर दो चीजें बनती हैं, कौन कौन सी चीजें बनती हैं, एक तो मनके यानी कि बीड्स, बीड्स, और दूसरा मुहरें यानी सील्स, यानी स्टैंप्स, आइडेंटिटी मार्क। और एक और चीज बनती थी यहां पर, एक और चीज बनती थी, चूड़ियां, बैंगल्स, बैंगल की फैक्ट्री थी यहां पर, बैंगल्स यानी कि चूड़ियां, बैंगल्स। ठीक है बच्चों, तो ये इंडस्ट्रीज। और एक और चीज बताता हूं, इनको धातु कर्म की नॉलेज भी थी, मेटलर्जी, दे हैड अ लिटिल नॉलेज ऑफ मेटलर्जी। ध्यान से देखो, मेटलर्जी की भी नॉलेज थी इन्हें, धातु कर्म बोलते हैं हिंदी में। मेटलर्जी की नॉलेज कैसे थी, इन्हें मालूम था कि अगर हम टिन को, टिन को अगर कॉपर के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ब्रॉन्ज, है ना बेटा, टिन को अगर तांबे के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, कांसा या कांस्य। तो ये इनको मालूम था, तो मतलब दे हैड दिस लिटिल नॉलेज ऑफ मेटलर्जी। इंडस्ट्रीज के बारे में भी पता चल गया, किस चीज की इंडस्ट्रीज थी, और मेटलर्जी की भी नॉलेज थी। तो यहां पर इंडस्ट्रीज भी खत्म, बिल्कुल अयान। बैंगल फैक्ट्रीज कालीबंगा में भी थी, पीलीबंगा में भी थी, और चानूदारो में भी थी, पर चानूदारो सबसे बड़ा औद्योगिक शहर था, यानी कि इंडस्ट्रियल साइट थी, तो वो ज्यादा फेमस है। ठीक है, चलो सबको ये समझ में आया, इकोनॉमी क्लियर हो गई अपनी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ट्रेड और इंडस्ट्रीज, सबको क्लियर है तो रिस्पॉन्ड करो भाई, इसके बाहर कोई क्वेश्चन आएगा कोई दिक्कत नहीं, पहली बात तो आएगा ही नहीं, और आएगा तो आराम से अटेम्प्ट कर जाओगे, कोई टेंशन नहीं है।
अब देखो फटाफट से देखो, अब हमारे पास है सील्स। सील्स के बारे में 4-5 पॉइंट्स हैं, ध्यान से देखो, फटाफट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में आज तक भाई लोग 3500 से अधिक सील्स मिल चुकी हैं। 3500 से अधिक सील्स पाई गई हैं, क्योंकि 1400 से ज्यादा तो हमें साइट्स मिल चुकी हैं। तो डिफरेंट साइट्स पे हम लोगों को 3500 से ज्यादा मोहरें मिल गई हैं। और दो प्रकार की मोहरें मिली हैं, एक तो रेक्टेंगल आयताकार, दो तरह की मोहरें मिली हैं, एक तो रेक्टेंगल शेप की, और दूसरी मिली है, ध्यान से देखो बेटा, वो जुते हुए खेत का एविडेंस है बेटा। कालीबंगा में जुते हुए खेत का एविडेंस है, खेती पहली बार वहां नहीं हुई है, जुते हुए खेत का एविडेंस है। आगे आएगा सब कुछ, टेंशन मत लो। तो आयताकार देखो, आयताकार सील होती थी, दो तरह की सील्स मिली है, एक तो आयताकार और दूसरी चौकोर, यानी दो तरह की सील मिली है बच्चों, रेक्टेंगल शेप्ड और स्क्वायर शेप्ड। रेक्टेंगल शेप्ड और स्क्वायर शेप्ड। देखो ध्यान से, मोहरों पर जानवरों के चित्रलेख। अब जो सील्स बनी हुई है, मैं आपको एक चीज बताता हूं, दोनों में फर्क क्या है देखो। 3500 से अधिक सील्स मिली हैं और दो तरह की मिली हैं। इसका नाम हो गया रेक्टेंगल वाली और इसका नाम हो गया स्क्वायर। रेक्टेंगल वाली में सिर्फ कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट लिखी, इनकी लिपि लिखी हुई है, इनके कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। इसमें सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्ट है, कोई चित्र नहीं है, पिक्टोग्राफ नहीं है बेटा। इस पे क्या है, पिक्टोग्राफ नहीं है, चित्र नहीं है रेक्टेंगल वाली पे। स्क्वायर में क्या है, कुछ लिखा भी है, मतलब यहां पे स्क्रिप्ट तो है ही, स्क्रिप्ट तो है, साथ ही साथ चित्र भी है, पिक्टोग्राफ भी है, प्लस पिक्टोग्राफ। इसमें सिर्फ स्क्रिप्ट, स्क्वायर में स्क्रिप्ट प्लस पिक्टोग्राफ। ये मत सोचना सर इसमें तो स्पेस ज्यादा है, इसमें होना चाहिए ऐसा, इसमें नहीं है, इसमें। और ज्यादातर सील्स मिली हैं स्क्वायर शेप्ड, ठीक है। मोहरों पर जानवरों के चित्र हैं, ध्यान से देखो, जानवरों के चित्र, कौन कौन से जानवरों के चित्र हैं। यहां पर आपको ऑक्स का चित्र मिलेगा, ऑक्स का पिक्टोग्राफ मिलेगा, काऊ मिलेगा, फिश एक्वेटिक एनिमल है ना, पानी का जानवर है फिश। उसके बाद आपको हॉर्स देखने को मिलेगा, एलिफेंट देखने को मिलेगा, राइनोसेरस, ठीक है, गेंडा भी देखने को मिल रहा है भाई, राइनोसेरस। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा टाइगर, शेर भी है, ठीक है। टाइगर का मतलब हो गया बाघ, टाइगर का मतलब बाघ, शेर तो लायन है। टाइगर के अलावा आपको देखने को मिलेगी यहां पे बफेलो, गोट, डियर यानी हिरन। तो कई सारे जानवर आपको देखने को मिल रहे हैं सील्स पर। तो हमें यह भी पता चल रहा है कि अच्छा ये भी एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। फिर चान्हूदारों में मोहरों का उत्पादन होता था, ये तो हमने पढ़ लिया अभी। मोहर का उत्पादन कहां होता था, मोहर कहां बनती थी। बिल्कुल बिल्कुल, जब हम स्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो बिल्कुल पढ़ेंगे मुकेश, किस तरह की लिपि थी इनकी, बिल्कुल पिक्टोग्राफिकल। बिल्कुल देखो ध्यान से, चानूदारों में मोहरों का उत्पादन होता था, मोहरों पर जानवरों के चित्र थे, दो तरह की मोहर थी, रेक्टेंगल और स्क्वायर। 3500 से अधिक मोहर मिली है। और लास्ट में व्यापार में मोहरों का प्रयोग होता था, व्यापार में उपयोग होता था इनका। मैंने बताया ना कि एक जगह से जब दूसरी जगह सामान भेजा जाता था, एक जगह से दूसरी जगह जब सामान भेजा जाता था तो मुहर का यूज किया जाता था, स्टैंप का यूज किया जाता था आइडेंटिटी के तौर पर, ठीक है, पहचान के तौर पर। या फिर मुहर को उसके साथ ही भेज दिया करते थे सामान के साथ, ताकि जो भी सामान रिसीव करे उसको पता चल जाए कि सामान आया कहां से। तो आज हमारा यहां पर देखो इकोनॉमी पूरी हो गई और हमने सील्स भी पूरी डिस्कस कर ली, ठीक है बेटा। अब कल ये चैप्टर तुम्हारा खत्म हो जाएगा, कल तुम्हारा चैप्टर खत्म। कल इसमें हम पढ़ेंगे इनका सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, इनकी स्क्रिप्ट और उसके बाद इनका डिक्लाइन। तो कल ये चैप्टर खत्म और उसके बाद तुम्हें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दूंगा मैं, ठीक है। सबको इतना आज समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो सभी लोग, जल्दी सभी लोग रिस्पॉन्ड करो बच्चों। क्लियर है, सब सेट है।
तुम लोगों को हिस्ट्री समझ में आ रही, कोई ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही है भाई? अभी बताओ मेरे को, सब बढ़िया चल रहा है? चलो बढ़िया बढ़िया, ठीक है। चलो थैंक यू। तो अब ऐसा करते हैं, रेस्ट करो, कल मिलते हैं, कल इस चैप्टर को खत्म करते हैं, फिर तुम्हें क्वेश्चंस देंगे। बिल्कुल, ये साइट्स अभी भी हैं, अभी भी हैं ये साइट, ठीक है। 1921 के बाद ही तो खोजी गई है सारी की सारी, तो अभी है सारी की सारी, ठीक है। चलो, चलो भाई, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू शुभो, थैंक यू।